स्कॉर्पियो इनकी जब भी बात होती है तो उसका नाम ही काफ़ी होता है। महिंद्रा ने इसका रोड प्रेजेंस और इसमें पावर जो दी हुई है उसी से लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन जब आप 20, 25, 30 लाख की गाड़ी लेते हैं तो उसका एक्सपेक्टेशन भी उसी हिसाब से होता है। तो मैं इस वीडियो में वो सब बात करने वाला हूँ जो मुझे पर्सनली डिसअपॉइंट किया है स्कॉर्पियो NZ8 सेलेक्ट मैनुअल पेट्रोल ने 1 महीने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके रबर अलाइनमेंट के। तो आप यहाँ पे रबर देख सकते हैं बोनट में, यहाँ पे कहीं कहीं पे इसमें स्क्रैचेस है, कहीं कहीं पे अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे गैप है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने में मिल जाती हैं, कॉमन चीज़ है स्कॉर्पियो में। यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा आगे फिर गैप आपको दिख जाता है, फिर यहाँ पे थोड़ा ठीक है। फिर अगर इसी तरह से आप देखते रहेंगे तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा लेट डाउन करती हैं। और अगर आप डोर पे देखेंगे तो डोर पे भी यही चीज़ आपको देखने में मिलती है, रबर कहीं से आप देख सकते हैं यहाँ पे डैमेज्ड है। तो ये सब जो है इनका जो कंपनी की तरफ से इंस्पेक्शन होता है, आई डोंट नो कैसे ये सब क्लियर कर देते हैं। तो दूसरी तरफ जाके देखते हैं, वहाँ पे भी आपको कुछ इसी तरह से इश्यूज़ दिखते हैं। तो इस डोर में आप देख सकते हैं फिर भी कंपैरेटिवली ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अगर मैं आगे जाके देखता हूँ तो अगर यहाँ पे देखते हैं आप, फिर यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा जो पार्ट है कट हुआ है या फिर ठीक से लगा नहीं हुआ है। अगर इसको मैं डोर ओपन करके देखता हूँ तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे फिनिशिंग का बहुत मेजर इशू है। ये इन्होंने पता नहीं कैसे इसको अप्रूव कर दिया जो इसका इंस्पेक्शन होता है। यहाँ तो इसको कोई चेक करने वाला सेकंड पार्ट नहीं होता, यहाँ तो रिव्यू नहीं होता है इसका। और यहाँ पे भी आप डोर में देख सकते हैं यहाँ पे रबर फिर थोड़ा सा नीचे आ गया है। इसको अगर मैं थोड़ा सा ऊपर करूँ तो ये ऊपर भी हो जाती है। तो ये सब जो चीज़ें एक प्रीमियम SUV के लिए फिनिशिंग इशू बहुत मेजर लेट डाउन है। और इतनी ये देखने में अच्छी गाड़ी है, लेकिन ये सब छोटी छोटी नोटिसेबल जो फ्लॉज होते हैं इसके, ये थोड़ा जो इसका एक्सपीरियंस है कस्टमर का वो थोड़ा खट्टा कर देते हैं, थोड़ा लेट डाउन हो जाता है कस्टमर इससे। तो चलिए बात करते हैं अगली चीज़ की, जो अगेन कुछ ऐसा ही इशू है। अगले पॉइंट में हम बात करने वाले हैं, जब आप ये टायर के नीचे यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ आपको स्क्रूज़ जो हैं वो ऐसे रॉ दिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना तो इसको कोई कवर किया है, कम्प्लीटली अनफिनिश्ड इसको फील हो रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि लास्ट मोमेंट में कार को छोड़ दिया गया है वहाँ से, क्योंकि कस्टमर को डिलीवरी देनी है। ना इसमें कोई कैप है, ना कुछ पेंटिंग की गई है। अगर 20 लाख की गाड़ी में ऐसे मतलब बेसिक जो चीज़ है अगर ये भी नहीं होती है तो फिर काफ़ी चीप लगता है। और नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं जो कि इसका पेंट क्वालिटी और बेसिकली जो इनकंसिस्टेंसी है उसमें। तो वैसे ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है पेंट की, लेकिन जब आप थोड़ा क्लोज से इंस्पेक्शन करोगे तो आपको जो इसमें फ्लॉज हैं वो सब पता चलते हैं कि कहीं कहीं पे जो है पेंट जो है मिस हो चुका है। लाइक अराउंड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे बहुत ही अच्छा पेंट है, ये काफ़ी प्रीमियम फील भी होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कहीं एडजस्ट में देखोगे आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो पेंट है वो मिस मिलेगा। तो जैसे मेरे केस में यहाँ पे अगर डोर के साइड में है, मेरे को जो आइडिया है यहाँ पे इधर पे आपको दिखेगा। अगर मैं डोर ओपन करता हूँ तो इसके ऊपर भी पेंट जो है थोड़ा मिस हो गया है, जिसका अभी अफेक्ट नहीं होगा लेकिन लॉन्ग टर्म पे ज़रूर कुछ रस्टिंग का इशू आ सकता है और बाद में ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो शोरूम में आपको इमीडिएटली नोटिस में शायद ना आए, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप डेफिनेटली इसको नोटिस करोगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी स्लाइटली मिस है, फिर यहाँ पे भी थोड़ा स्लाइटली मिस है। तो ये सब जो लाइक गाड़ी कंप्लीट नहीं है इन्होंने फिर भी डिलीवरी कर दी है। यहाँ फिर इंस्पेक्शन नहीं है, फिर भी कस्टमर को डिलीवरी दे दी गई है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है इसका थर्ड रो का फोल्डिंग और इसका किस हिसाब से इन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी इसको फोल्ड करते हैं रेयर सीट को, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पेस इन्होंने अंडर यूटिलाइज की हुई है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अगर मैं इसको फोल्ड करता हूँ
और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट ऑलमोस्ट लाइक आधी जो डिक्की है उतनी स्पेस ले लेती है सिर्फ सीट इटसेल्फ। तो मतलब सामान के लिए तो बहुत ही कम इन्होंने जगह छोड़ी हुई है। और अगर इसको मैं कम्प्लीटली फ़ोल्ड भी कर देता हूँ तो अगर आप देखेंगे अभी मेरे को हाइट के हिसाब से स्पेस मिल गई है, लेकिन जो है डेप्थ के हिसाब से वो भी थोड़ी मिस हो रही है। अब मेरा डेप्थ यहाँ से शुरू हो रहा है, जबकि अगर मैं अपना हाथ पूरा अंदर लेके जाऊँ तो ऑलमोस्ट मेरा एल्बो तक की जो स्पेस है वो मैं यूटिलाइज़ नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से स्कॉर्पियो इनकी इतनी बड़ी बॉडी होने के बावजूद ये इतना बड़ा इंजीनियरिंग फ्लॉ है जो यूज़ेबिलिटी का इन्होंने मतलब सीधा इम्पैक्ट करता है। और महिंद्रा को डेफिनेटली ऐसे इसको रीडिज़ाइन करना चाहिए एक हिसाब से। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, जो है इसका रेयर इंडिकेटर। तो आप बोलेंगे रेयर इंडिकेटर में क्या इशू है? तो रेयर इंडिकेटर एज अ फंक्शनैलिटी सही चलता है, जैसे आप देख सकते हैं सामने के भी सही चलते हैं, लेकिन इसका जो रेयर इंडिकेटर है आपने अगर ध्यान दिया है कि नहीं, लेकिन मेरे को तो ये काफ़ी नोटिस होता है कि इस कार के हिसाब से इसका जो साइज़ है इतना छोटा है, जो कि ऐसा लगता है कि कोई हैचबैक का कोई इंडिकेटर इन्होंने डाल दिया हो। ये काफ़ी लाइक नाइट ड्राइविंग में या फिर हाईवे में काफ़ी ये इशू कर सकता है। और इससे बेसिकली सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। देखने में तो वैसे ही ये अच्छा नहीं लग रहा है, इतना छोटा सा इंडिकेटर इतनी ह्यूज एसयूवी पे। तो इतनी बेसिक एक्सपेक्टेशन तो कोई रखेगा ही कि इतना छोटा तो नहीं मिलना चाहिए था। तो चलिए बात करते हैं अगली चीज़ की, जो है स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग में इसका वैसे काफ़ी स्मूथ है इसका स्टीयरिंग, घुमाने में एकदम काफ़ी बोल सकते हैं बटरी स्मूथ जिसको बोलते हैं। और इसमें फ़्लॉ मेरे को ये लगा कि जब मैं राइट की तरफ इसको घुमाता हूँ तो एकदम ही ईज़िली ये घूम जाता है, लेकिन जब मैं इसको लेफ़्ट की तरफ घुमाता हूँ तो ये थोड़ा रेजिस्टेंस इसमें फ़ील होता है घुमाने के टाइम। इसमें ऐसा लगता है जैसे कोई इन्होंने कैलिब्रेशन जो की हुई है वो थोड़ी अनइवन है। ये डेफ़िनेटली शुरू में शायद नहीं पता चलता, लेकिन कुछ टाइम में आप जब ड्राइव करेंगे या फिर पार्किंग में करेंगे तब आपको डेफ़िनेटली ये फ़ील हो जाता है, या फिर जब आप हाईवे में चलाएंगे तो ये डेफ़िनेटली फ़ील होता है। तो 20-30 लाख की गाड़ी में अगर ऐसा इनकंसिस्टेंसी मिलती है तो एक्सपेक्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए बात करते हैं अगली चीज़ की, जो है इसका हॉर्न। तो हॉर्न बेसिकली आप राइट से यहाँ से प्रेस करते हैं, मिडल से, या तो आप अगर लेफ़्ट हैंड से करते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि मैं राइट हैंडेड हूँ, लेफ़्ट मैं मोस्टली यूज़ नहीं करता, और लेफ़्ट वैसे इस कार में मेरे को यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि लेफ़्ट में इसका कंसिस्टेंसी जो हॉर्न बजने की है वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन राइट में अगर आप देखेंगे तो राइट में ये कभी कभी जो है कि हॉर्न बजता ही नहीं है, इसमें इनकंसिस्टेंसी यहाँ पे भी दिखती है। और ये इशू जो है मेरे को बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ज़्यादा दिखता है। इसका मेरे को आइडिया नहीं है क्यों ऐसा है, लेकिन जब मेरे को ज़रूरत होती है तब ये हॉर्न नहीं बजता है। तो मेरे को या तो लेफ़्ट से यूज़ करना पड़ता है या तो मेरे को सेंटर में इसको प्रेस करना पड़ता है। तो ये काफ़ी इरिटेटिंग हो जाता है जब इसका यूज़ चाहिए तब होता नहीं है। तो ये भी इसमें एक फ़्लॉ है। तो इसमें अब बात करते हैं अगली चीज़ की, जो है ऑटो स्टार्ट स्टॉप। तो इसका इशू आप बोल सकते हैं कि पता चलेगा जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंसेंगे। वैसे ये जो फ़ीचर है काफ़ी यूज़फुल भी है, जिससे पेट्रोल बचता है। लेकिन इसमें अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूं, जो सपोज़ मैं ट्रैफिक में हूँ बम्पर टू बम्पर और मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, और जब मैं पार्क कर देता हूँ गाड़ी, और जब मैं इसको वापस से अगर ऑन करता हूँ वापस घर जाने के लिए, तो इसमें इशू ये होता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट फिर से ऑन हो जाता है। तो इसमें ये इसको मेरे को काफ़ी मतलब ड्रॉबैक मेरे को ये लगा कि जब भी इसको ऑन करते हैं तो ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल हो जाता है। तो इसका जो फ़ीचर अच्छा है, लेकिन यूज़ेबिलिटी ज़ीरो हो जाती है अगर आप जब यूज़र को रोज़ ऐसे कुछ स्ट्रगल करना पड़े। तो इसके बाद बात करते हैं चार्जिंग पोर्ट, जो 12 वोल्ट का प्लग होता है। ये इसमें बहुत ही बड़ा एक ड्रॉबैक मेरे को लगता है, क्योंकि यहाँ पे अगर
प्रोविज़न नहीं दी। ड्रॉबैक मेरे को लगता है क्योंकि इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ बूट में दी हुई है, जो भी एक्सेसिबल करना बहुत ही मुश्किल है, जिससे अगर आप कुछ डैश कैम या फिर कूलर या फिर कुछ भी चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो वो काफ़ी इनप्रैक्टिकल हो जाती है। अगर आप देखें यहाँ पे इन्होंने दी हुई है, इसका एक्सेस करना ही इतना मुश्किल है। इसके लिए आपको पहले तो सीट भी फोल्ड करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिकल एसयूवी में ये एक स्ट्रेंज चीज़ है जो मिस हो गई है महिंद्रा से। अगर ये कुछ चीज़ें पे ये ध्यान दे तो एसयूवी लोग ख़रीद रहे हैं, काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम्स में ख़रीद रहे हैं, लेकिन ये और इससे और भी ये प्रैक्टिकल एसयूवी बन जाती। बात करते हैं अगली चीज़ पे, जो है इसके पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई ग्रैब हैंडल नहीं दिया हुआ है रेयर पैसेंजर सीट पे, और इसकी हाइट मैंने आपको पहले ही दिखाई है। इसकी हाइट, आप इतनी हाइट पे बैठते हैं कि जो आपके पेरेंट्स हैं या फिर जो थोड़े बुज़ुर्ग हैं या फिर छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बैठना बहुत ही मुश्किल होता है। और यहाँ पे जो है ग्रैब हैंडल दिया हुआ है वो विजिबल नहीं होता है। बेसिकली वो जब आप अंदर बैठ जाते हैं उसके बाद यूज़ होता है। पीछे बैठने वाले पैसेंजर के लिए ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ थी जो मिस हो गई है। लाइक कंफर्ट एंड सेफ्टी दोनों पे इम्पैक्ट भी है इसमें। और जैसे आप देख सकते हैं दोनों की आगे के डोर में ये दिया गया है, लेकिन ये पीछे की तरफ मिस हो गया है। जो इसका एक और ड्रॉबैक मुझे लगता है वो है इसका ह्यूज बॉडी का इटसेल्फ, जो कि आपको अगर सेल्फ़ क्लीनिंग जब करनी हो तो तब पता चलेगा। बेसिकली एक आपके लिए वर्कआउट हो जाता है, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है, इतना इसका ह्यूज साइज़ है। बोनेट, रूफ, टेल गेट आप बिना स्टूल के या फिर इस पे टायर पे खड़े हुए आप क्लीन नहीं कर सकते। अगर डेली क्लीनिंग खुद करने ऑलमोस्ट ये लाइक इम्पॉसिबल चीज़ है। या तो आपकी बॉडी एक होने लगेगा या तो आपका पेशेंस चले जाएगा। तो हाँ, ये एक रियल स्ट्रगल है जो बिग एसयूवी के साथ आपको आता है। तो ये था मेरा 1 महीने के बाद रिव्यू। जो चीज़ मेरे को पसंद नहीं आई तो मैं फिर बोलूँगा, स्कॉर्पियो एन एक बहुत पावरफुल एसयूवी है, लेकिन हर गाड़ी परफेक्ट नहीं होती। और जब आप 20, 25, 30 लाख खर्च करते हैं तो आपको जो भी फ्लॉ दिखते हैं वो मैटर करते हैं। तो आपको इनमें से कौन से रिलेटेबल लगे ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली